Hello dear students, myself Manish Pandey teaching mathematics in Center for Excellence PP Shivani School. सेंटर फॉर एक्सीलेंस आप जानते हैं इट इज़ अ वेरी रेपुटेड इंस्टीट्यूट और इसमें हम लोग स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवा रहे हैं जिसमें स्कूलिंग के साथ साथ आपको IIT JEE और मेडिकल की तैयारी की सुविधा भी मिल रही है। हमने पिछले 4 सालों में बहुत ऊंचाइयों पर अपना नाम लेकर गए हैं और हमारा आज टॉप इंस्टीट्यूट के साथ नाम काउंट होता है, तो उस नाम को हम लोग बनाए रखेंगे और आगे अपनी पढ़ाई करेंगे। बेटा मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स का एसिलन फॉर्म का एक एग्जाम्पल करवाया था। आज मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको उसी का एक एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो अपन देखते हैं किस तरीके से वो एग्जाम्पल सॉल्व होगा। राइट, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये समझाया था, आपको याद होगा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो तो उसे बोलते हैं नो सॉल्यूशंस। आपको मैंने समझाया था कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी किस तरीके से एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ सी, लेकिन वो लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, जितने वेरिएबल्स हैं उसके छोटा है, तो उस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स उस केस में जो सॉल्व होगा वो आपका आंसर मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो मैनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन अपन देखेंगे कि किस तरीके से मैनी सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो आप जरा देख लीजिए। डिटरमाइन, क्वेश्चन है डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, for what value of lambda and mu lambda and mu the following equations have, पहला केस है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो आप लेमडा और म्यू की वैल्यू बताइए। यदि यूनिक सॉल्यूशन आता है तो बताइए। थर्ड है मैनी सॉल्यूशन, मतलब आपको तीनों केसेस में बताना है कि यदि ऐसे तीनों केसेस हैं, यानी यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है और उसमें आपको तीनों में बता दूंगा कि किस तरीके से लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं। यही जो क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जितने अच्छे से हो उतने अच्छे से आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये इक्वेशन जो दी हुई हैं वो ऐसी दी हुई हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू म्यू। ये 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपन इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और लेमडा म्यू की वैल्यू अपन बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इस सम को आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सम से रिलेटेड सम जो आते हैं वो IIT JEE में आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप बहुत जितना ज़्यादा आप इसको इम्पोर्टेंस दे सकते हो उतनी ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे दीजिए। तो मैं इसको A और B की कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ और एक नया मैट्रिक्स बनाता हूँ C। तो उसके एलिमेंट्स मैं लिखता हूँ उसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, ये हो गया A। और B को लिखना है 6 10 म्यू। ये एक नया मैट्रिक्स आ गया C। सबसे पहला काम है मेरा इसको एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। एसिलॉन फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद ही मैं इसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा।
तो एसिलियन फॉर्म में क्या है कि आप सीधा सीधा क्या करिए, जो ऑपरेशन आप लगाएंगे, आप R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1, आप R3 को भी चेंज करेंगे R3 माइनस R1, क्योंकि 1 1 ही है, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। R1 को कोई चेंज नहीं करना, 1 1 1 और 6, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 6 गया 4, फिर 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, लेमडा में से 1 गया लेमडा माइनस 1, और म्यू में से 6 गया तो म्यू माइनस 6। अभी इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए अपने को नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि इसको इससे माइनस करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, आप ये ऑपरेशन लगाएंगे ऑब्वियसली तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसको ऑपरेशन को किस तरीके से लगाएंगे ज़रा देखिए। 1, क्योंकि R1 में कोई चेंजेस नहीं है, 1 1 और 6, 0 1 2 और 4, यहाँ पर चेंजेस हैं। 0 1 में से 1 गया 0, लेमडा 1 में से इतना जाएगा तो लेमडा माइनस 3, और म्यू माइनस 6 में से 4 जाएगा तो म्यू माइनस 10। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी इसमें। तो ये आप जिस तरीके से ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो लेमडा माइनस 3 और म्यू माइनस 10, ये आपके पास एक एसिलियन फॉर्म में कन्वर्ट होकर इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें आपको जो डिफरेंट केसेस बताने थे, वो डिफरेंट केसेस किस तरीके से करेंगे वो ज़रा ध्यान से समझिए। तो डिफरेंट केसेस में आपको जो इसमें समझना है वो ये है कि जैसे मान लीजिए पहला केस है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का केस कब आएगा? मैंने आपको बताया था कि जब जेड ना हो, पहला जेड ना हो लेकिन जेड की वैल्यू पता हो, जेड ना हो जेड की वैल्यू पता हो, थर्ड लाइन में। तो जेड ना हो यानी कि ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो होने का मतलब लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बट म्यू माइनस 10 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो हो जाएगा तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी होना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए, ये जीरो कम कब होगी? जब ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो इसकी रैंक हो जाएगी 2, और ये जीरो नहीं होगा तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। तो दोनों की रैंक आपस में बराबर नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया नो सोल्यूशन के लिए दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया लेमडा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू आ गई कि म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 10। म्यू आपका 10 के बराबर नहीं होगा और लेमडा आपकी 3 की वैल्यू होगी। इस इक्वेशन को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि म्यू बिलोंग्स टू आर इंस्टेड ऑफ 10। सिर्फ 10 को नहीं लेना और म्यू में आप किसी भी आर की वैल्यू को ले सकते हैं। तो ये हो गया म्यू के बारे में, नो सॉल्यूशंस के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट था यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या था? यूनिक सॉल्यूशन में ज़रा देखिए, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में क्या है कि आपको इस इक्वेशन में देखना होगा। यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए शुड इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तो उसमें क्या है कि रैंक ऑफ ए, आप मुझे एक बात और ध्यान से समझिए कि यदि इसमें रैंक ऑफ ए, यदि ये टर्म 0 हो जाए, सॉरी 0 ना हो, तो रैंक ऑफ ए आपकी 3 होगी। अब ये 0 हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये 0 हो भी जाएगा तब भी तीसरी वाली रो तो नॉन जीरो कहलाएगी ना, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है। ध्यान से समझिए मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 0 हो ये 0 नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस दोनों की रैंक बराबर ही आएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए ये नंबर कोई लिखा हुआ है, ये 0 नहीं है, ये नॉन जीरो रो है, तो 1 2 3 नॉन जीरो रो है। अब ये वाला टर्म यदि 0 हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वाला टर्म तो नॉन जीरो है ना, तो ये वाली रैंक क्या आएगी? इसकी रैंक सॉरी इसकी ये भी नॉन जीरो हो जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट है। ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये 0 हो 0 नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है। तो
इसको आप बोल सकते हैं कि ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर होगी, बस इसको आप जीरो कर दीजिए, सॉरी इसको जीरो मत रखिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, फिर ये जीरो हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें आप कुछ भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग्स टू आर भी आप लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में लेमडा माइनस आर, ये जरूरी है कि लेमडा माइनस आर लेमडा माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। म्यू माइनस 10 इधर जीरो और नॉट जीरो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉट जीरो लिखिए ज़्यादा अच्छा है, वैसे अब जीरो के बराबर होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि म्यू माइनस 10 बिलोंग्स टू आर, यानी म्यू की वैल्यू यहाँ पर आर हो सकती है, म्यू की वैल्यू आर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में लेमडा कैन नेवर बी इक्वल टू 3, लेमडा 3 के बराबर कभी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेमडा 3 के बराबर इसलिए नहीं होगा, मैंने आपको बार बार बताया, क्योंकि लेमडा 3 बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये जीरो हो गया तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको क्या करना है, रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ सी रखना है। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होगा, यानी लेमडा माइनस 3 की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। तो लेमडा इज़ नॉट इक्वल टू 3, इस तरीके से मैंने लेमडा की वैल्यू आपको निकाल के बता दी। नेक्स्ट जो लास्ट आएगा, इसमें लास्ट जो आएगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस आएगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए शुड इक्वल टू रैंक ऑफ बी बट इट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी जीरो कर दीजिए, ये भी जीरो कर दीजिए। यदि दोनों जीरो हो जाएंगे तो ऑब्वियसली रैंक ऑफ, आप सोचिए यदि ये जीरो हो जाएगा तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2, और ये भी जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो पूरी जीरो रो हो गई, तो इसकी भी पूरी की रैंक क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो हो चुका है तो इसकी भी रैंक हो जाएगी 2। लेकिन वेरिएबल्स कितने थे अपने पास, 3, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपने पास 3 है, और नंबर ऑफ जो नंबर वैल्यू आ रही है रैंक की वैल्यू आ रही है 2। तो न रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड लेस देन 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यदि ऐसा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा, यानी कि इस केस में आपको लेमडा माइनस 3 भी इक्वल टू 0 होना चाहिए और म्यू माइनस 10 भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 3 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। तो ये डिफरेंट केसेस मैंने आपको बताए, और डिफरेंट केसेस में मैंने आपको डिफरेंट आंसर्स आपको बताए कि किस तरीके से अपन उन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितनी बार आपको मतलब दिक्कत हो उतने अच्छे तरीके से मतलब दिक्कत को आप दूर करिए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। आप इसकी हेल्प से मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया और ये भी बता दिया किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स का पोर्शन है वो अभी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसमें अब कुछ एक और टॉपिक है, वो टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उस पर कभी भी जेईई में क्वेश्चन आता नहीं है। वो है द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर कभी भी क्वेश्चन जेईई में नहीं आता है, तो वो टॉपिक मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उस टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आते नहीं हैं। और कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन इस पर आपको ज़रूर करके बताऊँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो पढ़ेंगे वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट। तो अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि जो ये रिफ्लेक्शन है और रोटेशन ऑफ एंगल, रोटेशन थ्रू एन एंगल, जो इसका मैट्रिक्स में यूज़ है, इसका मैट्रिक्स में कोई भी यूज़ नहीं है, मतलब इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है एक्चुअली, तो इसलिए इसको अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। इसके डिफरेंट क्वेश्चन आप मॉड्यूल से करिए, मॉड्यूल की भी क्लास ले लेंगे, मॉड्यूल की भी जो डाउट सेशन होगा वो भी मैं अपन डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल में भी कोई यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो वो अपन डिस्कस करेंगे, इसलिए आप अभी मॉड्यूल उठाइए और मॉड्यूल से इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि मॉड्यूल आपके पास नहीं है तो मैं आपको उसके फ़ोटोज़ भेज दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन की शीट वगैरह करते रहेंगे। मैं आपको शीट भेजूँगा जिससे आप क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन आप करते रहेंगे। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ये चैप्टर अभी हमारा फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा डिटर्मिनेंट किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या उसमें समझना है अपने को, वो मैं आपको बताऊंगा।
तो डिटर्मिनेंट बिल्कुल मैट्रिक्स के जैसा ही चैप्टर है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं डिटर्मिनेंट को, और इसके कुछ क्वेश्चंस आप प्लीज़ मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए जो भी, क्योंकि मैंने आपको बोर्ड लेवल में भी पढ़ाया है क्लास में, और बोर्ड लेवल के अलावा जो जेईई लेवल में आता है वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, और मैंने हर टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल भी लिया है। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो करना बाकी है, तो मॉड्यूल उठाते हैं और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, राइट बेटा। चलिए, ओके।